इंडिया के पास वक्त था, मौका था, लेकिन वक्त की नज़ाकत को इंडिया समझ नहीं पाया। 106 पर 3 आउट होने के बाद यह मुकाबला टीम इंडिया के नाम था, लेकिन उसके बाद हैरी ब्रूक और जो रूट के बीच पार्टनरशिप ने आपका मौका गंवा दिया और यह मुकाबला इंग्लैंड के खेमे में कर दिया। लेकिन उसके बाद भी पता नहीं कुदरत का निज़ाम था या फिर सुमन गिल की किस्मत थी कि ऐन वक्त पर मैच का रुख पलटा और आज तीसरे सेशन में आकर इंडिया शानदार कमबैक कर दी है। इंग्लैंड को तीसरे सेशन में 57 रनों की ज़रूरत थी, लेकिन 10 ओवर में उन्होंने सिर्फ 12 रन बनाए और वहाँ पर 2 इम्पॉर्टेंट विकेट गिरे। पहले तो हैरी ब्रूक का विकेट गिरा। हैरी ब्रूक गलत शॉट खेलकर आउट हो गए। नहीं, जब एक समय ऐसा लग रहा था कि हैरी ब्रूक और जो रूट के बीच पार्टनरशिप चल रही थी, यह मुकाबला लास्ट तक जाएगा ही नहीं, पहले ही ख़त्म हो जाएगा। लेकिन हैरी ब्रूक अपना विकेट फेंक कर जाते हैं। उसके बाद जैकब बेथल आते हैं, उनको हवाइयाँ चल रही थी, उनको समझ नहीं आ रहा था कि बल्लेबाजी कैसे करनी है, क्योंकि मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा ने उनको बांध के रखा था। उनसे बल्लेबाजी ही नहीं हो रही थी और वही प्रेशर आपने जो रूट की बल्लेबाजी में देखा होगा। जो रूट ने भले ही शतक बना दिया, लेकिन उनको सिंगल डबल लेने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी, चौके भी नहीं लग रहे थे, जिससे कि रनों का प्रेशर बढ़ता गया और उसके प्रेशर में जैकब बेथल का विकेट गिरा और फिर जो रूट का विकेट गिरा। मतलब कि जब 3 विकेट पर 106 रन थे, पूरा का पूरा मैच इंडिया के फेवर में था। लेकिन जो रूट और इसके हैरी ब्रूक के बीच पार्टनरशिप 195 रनों की पार्टनरशिप हुई। इस पार्टनरशिप में टीम इंडिया की कप्तानी की भी गलती है और उस माइंडसेट की गलती है कि आपने उनको रन कैसे बनने दिए। आपने देखा होगा जब जो रूट और बेन स्टोक्स की बल्लेबाजी चल रही थी, तो टीम इंडिया ने पूरा ग्राउंड ही खोल दिया, पूरी फील्डिंग ही खोल दी और वो आसानी से टैप करते सिंगल ले लेते, आसानी से टैप करते डबल ले लेते। सबसे एक्स फैक्टर यही साबित हुआ है, क्योंकि वो आसानी से सिंगल डबल ले रहे थे, उनको कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। और वो जब चौका चाह रहे थे, हैरी ब्रूक को आपने देखा होगा आगे बढ़ बढ़ के चौका मार रहे थे, आगे बढ़ बढ़ के छक्का मार रहा था, क्योंकि उसको फील्ड खुली मिल गई। उसने उस चीज़ का पूरा एडवांटेज उठाया। लेकिन टीम इंडिया ने उस गलती से सीखा नहीं। पहले सेशन में टीम इंडिया ने 114 रन दिए थे, वहाँ पर 2 विकेट गिरा था। दूसरे सेशन में तो अति ही हो गई। आप मुकाबला असली दूसरे सेशन में ही हार गए थे, जब आपने दूसरे सेशन में 157 रन दिए थे। 157 रन 26 ओवर में 5 की इकॉनमी से टीम इंडिया के गेंदबाजों ने रन लुटाए हैं और वही हार और जीत का अंतर हो गया है। आप अंदाज़ा लगाओ, अगर टीम इंडिया एक सेशन बल्लेबाजी करे, कितना टीम इंडिया बनाएगी? 90 रन, 95 रन, 100 रन ले लो ज़्यादा से ज़्यादा, 1 विकेट या 2 विकेट के नुकसान में। लेकिन इंग्लैंड के साथ क्या हुआ? इंग्लैंड ने 1 विकेट खोया था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि उन्होंने एक सेशन में 157 रन बनाए। आप मार्जिन करो, इंडिया अगर 100 रन बनाती है एक सेशन में, इंग्लैंड 157 रन बनाती है। 50 रनों का अंतर है ये, 50 रनों का अंतर है ये। हार आप यहीं से गए थे, क्योंकि आपके बल्लेबाज स्लो बल्लेबाजी करते हैं, वो अटैकिंग बल्लेबाजी करते हैं, पॉजिटिव इंटेंट के साथ इंग्लैंड बल्लेबाजी करती है। आपकी सबसे बड़ी गलती क्या है? इंडिया की सबसे बड़ी गलती क्या है कि इंडिया थोड़ा सहम कर बल्लेबाजी करती है, आराम से टिक टिक के बल्लेबाजी करती है। अगर इंडिया का 1 विकेट 2 विकेट गिरा तो बल्लेबाज क्या सोचता है कि मुझे 1 विकेट बचा के रखना, छोर बचा के रखना है, उसे डिफेंसिव हो जाते हैं। लॉर्ड्स आप उठाकर देख लो, जडेजा काफ़ी डिफेंसिव नज़र आए थे। अगर वो आगे बढ़कर चौका छक्का मार देते तो आप मुकाबला जीत सकते थे। हैरी ब्रूक के पास भी वही प्रॉब्लम थी, क्योंकि पहाड़ जैसा लक्ष्य था। जब 106 पर 3 थे ना, वहाँ से 237 रनों की ज़रूरत थी। 237 रन कम नहीं होते हैं चेज करने के लिए, लेकिन उन्होंने अग्रेसिव इंटेंट दिखाया, एक टेम्परामेंट दिखाया और रन बनाने के लिए गए। वो विकेट बचाने के लिए नहीं गए। इंग्लैंड कभी भी आपने देखा होगा विकेट बचाने के लिए नहीं जाती है। इंग्लैंड हमेशा ही रन चेज करने जाती है। और आपके साथ ही क्या होता है, इंडिया के साथ ही ऐसा क्यों होता है कि इंग्लैंड 400 रन चेज कर देती है? आज से 3 साल पहले 2022 में एजबेस्टन में जो आपका फाइनल टेस्ट था, वहाँ पर इंग्लैंड ने 378 रन चेज किए थे। वहाँ पर भी जो रूट ने सेंचुरी मारी थी और जॉनी बेस्टो ने। उसके बाद इसी सीरीज़ में एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी के पहले ही मुकाबले में लीड्स में टीम इंडिया के लिए 172 रन चेज किए थे इंग्लैंड ने।
वहाँ पर भी टीम इंडिया नाकाम साबित हुई, टीम इंडिया की गेंदबाजी नाकाम साबित हुई। आपके पास बुमराह थे, सिराज थे, फिर भी आपकी गेंदबाजी फ्लॉप नज़र आई, आप विकेट लेने के लिए तरसे। और सेम कंडीशन यहाँ हो गई। मतलब कितनी शर्मनाक बात है कि आपके साथ ही ऐसा क्यों होता है। फिर बहरहाल उसके बाद टीम इंडिया ने वापसी की, एक्साइटमेंट जागी, क्योंकि बीच में आपने देखा होगा जैसे हैरी ब्रूक का विकेट गिरा तो इंग्लैंड की टीम बौखला गई। और इतना बड़ा बल्लेबाज जो रूट क्रीज पर था उसको भी समझ नहीं आ रहा था कि हुआ क्या, क्योंकि अचानक से रन आना बंद हो गए। क्योंकि हैरी ब्रूक उस इंटेंट के साथ खेल रहे थे जहाँ से उनको एक ओवर में 4 रन 5 रन 4 रन 5 रन मिल रहे थे, रन आ रहे थे। और हैरी ब्रूक चौके भी मार रहे थे बीच बीच में। हैरी ब्रूक के विकेट गिरने के बाद जो रूट ने सरेंडर कर दिया, उनके तरफ से रन भी कम आए। और जैकब बेथल नया बल्लेबाज आया था, उसको टीम इंडिया के गेंदबाजों ने धर लिया, फील्डिंग लगा दी, लेग साइड में लगा ली, ऑफ साइड पे लगा ली, उनको सिंगल डबल रोके। और सबसे बड़ा अंतर यही हुआ है, जब हैरी ब्रूक और जो रूट बल्लेबाजी कर रहे थे आप आसानी सिंगल डबल दे रहे थे, और जब जैकब बेथल और जो रूट बल्लेबाजी कर रहे थे आपने फील्डिंग अच्छी लगा ली और सिंगल डबल रोक लिया। उनको सिंगल डबल नहीं मिले, रन नहीं मिले, तो जैकब बेथल रन बनाने के चक्कर में अपना विकेट गंवा दिया, और उसी चक्कर में जो रूट ने अपना विकेट गंवा दिया। और जो रूट के चेहरे पे वो प्रेशर, वो दबाव नज़र आ रहा था, क्योंकि उसके सामने ही हैरी ब्रूक आउट हुआ था और उसके सामने जैकब बेथल आउट हुआ था उसी चक्कर में। और आपने देखा होगा आज टीम इंडिया के गेंदबाजों ने जब हैरी ब्रूक और जो रूट की पार्टनरशिप चल रही थी, लगातार बॉल अंदर पे अंदर लाए जा रहे थे, क्योंकि पिछले इनिंग में ये दोनों बल्लेबाज अंदर आती बॉल पर आउट हुए थे। तो टीम इंडिया प्लान के साथ गया था कि हम अंदर बॉल लेकर आएंगे, ये पैड पर खा जाएंगे या फिर बोल्ड हो जाएंगे। लेकिन इंग्लैंड के बल्लेबाज सतर्क थे, वो यहीं से कट लेकर सिंगल टैप कर देते, सिंगल डबल ले लेते। वो आपकी चली नहीं, आपका जो प्लान था वो चला नहीं। फिर जब तीसरा सेशन आता है, 57 रनों की ज़रूरत थी, टीम इंडिया प्लान बी के साथ आती है। वहाँ पर फील्डर आगे बढ़ा देते हैं और जो रूट को पहले 3 बॉल अंदर लेकर आए और चौथी बॉल आपने देखा कृष्णा की बाहर बॉल निकली, वहीं पर एज लेकर सीधे ध्रुव जुरैल के हाथों पे चली गई। वो इंटेंट अच्छा लगा टीम इंडिया का। टीम इंडिया ने गेम प्लान के साथ खेला और उस प्लान में जो रूट फंस गया और जो रूट का विकेट गिरा। और इंग्लैंड की हालत यहीं से टाइट हो गई, क्योंकि जो रूट एक ऐसे बल्लेबाज थे, अगर वह क्रीज पर होते तो आपको पता था कि यह मुकाबला इंग्लैंड जीतेगी। लेकिन जो रूट आउट हुए, उसके बाद जेमी स्मिथ और ओवरटन की बल्लेबाजी चल रही थी। वहाँ पर आपने ड्रामा देखा, वहाँ पर इंडिया के गेंदबाज एकदम चढ़ गए थे, इंडिया पूरी पंप अप नज़र आ रही थी। आपने ग्राउंड पर देखा होगा मोहम्मद सिराज बार बार ऐसे ऐसे कर रहे थे कि इंडियन क्रिकेट फैंस को कि शोर करो शोर करो शोर करो। वो कॉन्फिडेंस टीम इंडिया के गेंदबाजों में आया, वो कॉन्फिडेंस टीम इंडिया के प्लेयरों में आया, क्योंकि आपने 2 इंपॉर्टेंट विकेट ले लिए थे, हैरी ब्रूक और जो रूट और जैकब बेथल, और आप 6 विकेट गिरा चुके थे। आपको सिर्फ 4 विकेट की ज़रूरत थी, इंडिया को 4 विकेट की ज़रूरत थी। लेकिन भगवान को नहीं, आपकी किस्मत में ही नहीं है, बैड लाइट के चलते मुकाबला बंद हो गया। और नई गेंद आने में अभी 22 बॉल बची हुई थी, यानी कि 3.4 ओवर बचे हुए थे नई बॉल आने के लिए। अगर इस 3.4 ओवर में अगर यहाँ पर जेमी स्मिथ का विकेट गिर जाता और नई बॉल से आकर आप जेमी ओवर्टन गैस एकिंसन को आउट कर लेते तो आप यह मुकाबला जीत जाते। लेकिन किस्मत आपके फेवर में नहीं थी। बैड लाइट के चलते मुकाबला बंद हुआ, उसके बाद भारी बारिश हो गई और इतनी तेज़ बारिश हुई कि दोबारा मुकाबला शुरू ही नहीं हुआ, कॉल्ड ऑफ कर दिया गया। आधे घंटे पहले ही मुकाबले को कैंसिल कर दिया गया। अब टीम इंडिया 5वें दिन आएगी और आपने देखा होगा इस सीरीज़ में पूरा देखा होगा कि हर मुकाबला, पहला मुकाबला उठाकर देख लो, आखिरी मुकाबला आ गया, 5वें दिन जाना ही जाना है। लेकिन कल जो डे 5 है ओवल का, डे 5 वो 1 घंटे के अंदर डिसाइड कर देगा मुकाबला इंग्लैंड जीत रही है फिर इंडिया जीत रही है। क्योंकि यहाँ से आप इंग्लैंड की रणनीति समझो, इंग्लैंड की स्ट्रेटजी समझो कि आखिर इंग्लैंड यहाँ से करने क्या वाली है। देखिए इंग्लैंड यहाँ पर क्या करेगी, इंग्लैंड ये करेगी, यहाँ पर हैवी रोल लेकर आएगी। हैवी रोल में ये होता है कि जब पिच पर हैवी रोल चलती है तो पिच टूटने लगती है, लेकिन उससे पहले 40 मिनट 45 मिनट तक वहाँ पर बल्लेबाजी करना आसान होता है। और इंग्लैंड को सिर्फ 35 रनों की ज़रूरत है। जेमी स्मिथ अटैकिंग बल्लेबाज है, ओवर्टन भी अच्छी बल्लेबाजी कर लेता है। ओवर्टन को आपने IPL में देखा होगा, चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से खेलते हैं, उनको भी अंदाज़ा है, T20 क्रिकेट लगातार खेलते हैं। और
स्मिथ ने पूरी सीरीज में रन बनाए। अगर यहाँ से 2 चौके 3 चौके निकल गए तो पूरा प्रेशर टीम इंडिया पर आ जाएगा, टीम इंडिया पर पूरा प्रेशर आ जाएगा। इसीलिए आपको ये देखना होगा, आपको नए गेम प्लान के साथ आना पड़ेगा और ऐसी ही फील्डिंग लगानी पड़ेगी जो आपने किया है, ठीक है ना। ऐसी फील्डिंग आपको लगानी और एक गेंदबाज को एक सही लेंथ पर फोकस करना पड़ेगा। लेकिन आप ये देखिए मोहम्मद सिराज को, मोहम्मद सिराज 5वां मुकाबला खेल रहा है और फुल इंटेंसिटी के साथ गेंदबाजी करता है, एक एक बॉल पर फुल इंटेंसिटी के साथ गेंदबाजी करता है। उसको लगता है कि हाँ मुझे इंडिया को मैच जिताना है। लेकिन आज के इस मुकाबले में आकाशदीप आपको फीके फीके नज़र आए। आपने स्टंप माइक में सुना होगा आकाशदीप ने इंजेक्शन लेके गेंदबाजी किया, मतलब पूरी तरह से फिट नहीं है। यहाँ पर सवाल टीम मैनेजमेंट पर भी उठता है, गौतम गंभीर के सिलेक्शन पर भी उठता है कि आप ऐसे गेंदबाज को क्यों खिलाते हो जो पूरी तरह से फिट नहीं है। वैसे ने भी आपने प्लेइंग 11 में गलती की, आपको यहाँ पर एक अन्य तेज गेंदबाज के साथ जाना था, लेकिन आप बैटिंग के चक्कर में, टीम इंडिया बैटिंग के चक्कर में 40-50 रन एक्स्ट्रा के चक्कर में एक विकेट टेकर गेंदबाज नहीं खिलाते जिसका नाम कुलदीप यादव है। हालांकि यहाँ पर पेसर गेंदबाज को एडवांटेज था, आप शार्दुल को खिला सकते थे क्योंकि शार्दुल भी बल्लेबाज अच्छा कर लेता है। टीम इंडिया की सबसे बड़ी गलती यही है कि टीम इंडिया ने एक गेंदबाज कम खिलाया था। इंग्लैंड की तरफ से आप उठाकर देखो 4 आउट एंड आउट फास्ट बॉलर खेले थे। क्रिस वोक्स आउट हो गया पहली पारी में इंजर्ड के चलते, लेकिन उनके 3 गेंदबाजों ने ही काम कर दिया, प्रॉपर गेंदबाज है। और आपके गेंदबाजी में यह है कि आपके गेंदबाज थक रहे हैं, लगातार गेंदबाजी कर रहे हैं, फुल इंटेंसिटी के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। और कुछ लोगों का मानना यह है कि कुछ क्रिकेट एक्सपर्ट का मानना है कि टीम इंडिया को एडवांटेज कल ही मिलेगा, डे 5 पर ही मिलेगा। बारिश के चलते मुकाबला बंद हुआ, ठीक है ना। तो टीम इंडिया के गेंदबाजों को यहाँ पर क्या मिलेगा, इंडिया के गेंदबाजों को थोड़ा रेस्ट मिलेगा। कल टीम इंडिया पूरे आराम करके आएगी, फुल इंटेंसिटी के साथ गेंदबाजी करेगी। अगर टीम इंडिया यहाँ पर नई गेंद से पहले जेमी स्मिथ का विकेट ले लेती है, उसके बाद नई गेंद के साथ आप 2 विकेट और ले लेते हो तो आप मुकाबला जीत जाओगे। लेकिन आपने ध्यान दिया होगा, आपने मुकाबला तो देखा होगा, एक एक पहलू पर नज़र रखी होगी आपने, लेकिन आपने देखा होगा क्रिस वोक्स हाथ पर पैड पहने हुए थे, उनका ये कंधा टूट चुका है, हट नहीं चुका मतलब टूट चुका है, तो ये इस हाथ का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। लेकिन फिर भी वो वाइट कपड़े पहनकर, इंग्लैंड का जो ड्रेस है वो पहनकर आपको ड्रेसिंग रूम में दिखे, यानी कि वो भी बल्लेबाजी करने आने वाले हैं। अगर इंग्लैंड को 2 रन 3 रनों की ज़रूरत है तो आपको क्रिस वोक्स बल्लेबाजी करते हुए नज़र आएंगे, वो इंडिकेशन आपको मिल चुका है। लेकिन यहाँ से असली खेल आपके माइंडसेट का है, क्योंकि आप अंदाज़ा लगाओ जब आप आखिरी सेशन में ऐसी गेंदबाजी कर सकते हो, आप फील्डर को रोक सकते हो, आप ऐसी जगह फील्डर लगाओ जहाँ से उनको सिंगल डबल आसानी से ना मिले। यह आप पहले भी कर सकते थे, क्योंकि कल जब डे 3 ख़त्म हुआ था, आपने तीसरा सेशन ख़त्म होते होते एक विकेट ले लिया था जैक क्रॉली का, तब से लग रहा था कि टीम इंडिया यह मुकाबला जीतेगी। लेकिन आज आते ही आपने विकेट ले लिया, पहले ओली पोप का विकेट लिया, उसके बाद यहाँ बेन डकट का विकेट लिया। बेन डकट ने 55 रन बनाए, अटैकिंग बल्लेबाजी करता है, लेकिन ओली पोप के विकेट गिरने के बाद 3 विकेट गिर गए, तो पूरा इंटेंशन था कि आप मुकाबला जीतोगे। लेकिन आपने इतनी बड़ी पार्टनरशिप करवा दी, क्योंकि टेस्ट मुकाबला पार्टनरशिप से ही जीते जाते हैं, चाहे वो गेंदबाजी में पार्टनरशिप हो चाहे बल्लेबाजी में पार्टनरशिप हो। और आपकी सबसे बड़ी गलती यही है। और आपके साथ ही ऐसा क्यों होता है, इंडिया के साथ ही ऐसा क्यों होता है, हमेशा आप उठा कर देख लो कि 371 रन, 375 रन, 378 रन इंडिया के खिलाफ ही चेज होते हैं। आपके पास वो माइंडसेट नहीं है, इंडिया के पास वो माइंडसेट नहीं है। इंडिया के गेंदबाज क्या बेदम गेंदबाजी करते हैं, उनके पास टप्पा नहीं है। इसी प्रसिद्ध कृष्णा पर सवाल उठाए गए थे, मोहम्मद सिराज पर सवाल उठाए गए थे, लेकिन उन्होंने इम्प्लीमेंट करके दिया है। दोनों ने 3-3 विकेट लिए हैं। जब आपको ज़रूरत थी वहाँ पर प्रसिद्ध कृष्णा ने विकेट लिया है, और प्रसिद्ध कृष्णा की पेस गिरी नहीं है। आपने देखा होगा प्रसिद्ध कृष्णा 140, 141, 42, 138 की रफ्तार से गेंदबाजी कर रहे थे, उनको वो मूवमेंट मिल रही थी। वही मोहम्मद सिराज को मूवमेंट मिल रही थी, वो भी फुल इंटेंसिटी के साथ गेंदबाजी कर रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं आप में कमी रह गई, कहीं ना कहीं टीम इंडिया में कमी रह गई, टीम सिलेक्शन को लेकर। और ये जो प्लेइंग 11 खिलाते हैं, ये मैं नहीं सोच सकता कि प्लेइंग 11 पूरी शुभमन गिल ही चुनते हो, क्योंकि शुभमन गिल पहली ही सीरीज में कप्तानी कर रहे हैं, उनकी पहली ही सीरीज है, वो भी इंग्लैंड में आकर।
तो यहाँ पर कहीं ना कहीं रोल तो गौतम गंभीर का होगा, गौतम गंभीर का रोल होगा। उनको भी ये समझना चाहिए था कि आप 8 नंबर की बल्लेबाजी के चक्कर में एक विकेट टेकर गेंदबाज कम कर रहे हो। आपने करुण नायर को खिलाया इस मुकाबले में, इस पर भी बात कर लेते हैं ना। आपने करुण नायर को खिलाया, करुण नायर ने क्या किया, पहली पारी में 56 रन, दूसरी पारी में 17 रन, जब आपको ज़रूरत थी। इससे अच्छा आप तेज़ गेंदबाजी खिला लेते, शार्दुल ठाकुर खिला लेते। जो आप गेंदबाजों का वर्कलोड बढ़ रहा है ना, अगर 4 गेंदबाज होते तो थोड़ा वर्कलोड कम हो सकता था। और शार्दुल ठाकुर ऐसा गेंदबाज नहीं जो आप विकेट न ले। आप उससे गेंदबाजी कराओ तो सही। पहले मुकाबले में आपने उसको पहली पारी में 6 ओवर दिया था, दूसरी पारी में 10 ओवर। फिर उसके बाद चौथा टेस्ट मुकाबला खिलाया जहाँ पर उसने अच्छी गेंदबाजी की थी। जब आपको ज़रूरत थी विकेट लेने की, उसने विकेट भी लिया था और रन भी बनाए थे। ऐसा नहीं कि वो बल्लेबाजी नहीं कर सकता, वो बल्लेबाजी करने पूरी तरह से जानता है। लेकिन आप क्या समझते हो, आपकी क्या रणनीति है, वो समझ में नहीं आती। अगर यह मुकाबला टीम इंडिया हार जाते तो पूरे सवाल गौतम गंभीर एज ए कोच पर उठेंगे, क्योंकि लगातार वह 3 सीरीज हारेंगे। टेस्ट सीरीज लगातार, ऐसा टीम इंडिया पता नहीं कब हुआ था कि लगातार कोई कोच लगातार 3 सीरीज हारे। पहले आप न्यूजीलैंड के खिलाफ 3-0 पिल गए, उसके बाद आपको ऑस्ट्रेलिया ने रगड़ दिया, अब इंग्लैंड की बारी है। अब ये भी आप सोच लेना और आप ये भी देख लेना, अगर यहाँ से टीम इंडिया हारती है तो ऐसा भी खबरें उड़ेंगी कि वाइट बॉल का अलग कोच कर दो, रेड बॉल का अलग कोच कर दो। जहाँ गौतम गंभीर को वाइट बॉल का कोच बनाया जाएगा, रेड बॉल कोच दूसरा देखा जाएगा, ये भी हो सकता है। लेकिन अभी हम ऐसा नहीं सोचेंगे, हम ये सोचेंगे कि यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, इंडिया क्या कर सकती है यहाँ से मैच जीतने के लिए। इंडिया ये कर सकती है कि आप देखिए, 1 घंटे से ज़्यादा मुकाबला नहीं चलेगा। 1 घंटे आपको पूरा फोकस के साथ गेंदबाजी करनी पड़ेगी, फुल इंटेंसिटी के साथ टीम इंडिया यहाँ पर गेंदबाजी करे, तभी टीम इंडिया यह मुकाबला जीत सकती है। देखिए, आपने रन कम बनाए, आपके पास सुनहरा मौका था कि आप 400 रन इसको कर सकते थे, 450 रन कर सकते थे, लेकिन आपने जल्दबाजी कर दी क्योंकि आपको लगा बस इतना ही स्कोर है। जबकि इंडिया पूरी तरह से जानती थी, पहले मुकाबले में टीम इंडिया ने देखा भी था, इंग्लैंड 370 रन 400 रन ईजिली चेज कर लेती है। आपने एजबेस्टन दूसरा टेस्ट मुकाबला याद करो, टीम इंडिया ने 600 रन का लक्ष्य दिया था, पहाड़ जैसा लक्ष्य था, इंग्लैंड की टीम पूरी बिखर गई थी और आप 336 रनों से मुकाबला जीते थे। टीम इंडिया की सबसे बड़ी गलती यही हो गई कि आपने बल्लेबाजी कम की। आपके बल्लेबाज पहली पारी में रन कम बनाए, उसका खामियाजा आपको दूसरी पारी में देखने को मिला। दूसरी पारी में आपने रन बनाए, लेकिन उतने रन नहीं बनाए जिसको कोई सोचे कि हाँ अब यहाँ से इंग्लैंड पूरी तरह से बाहर हो चुकी है। लेकिन इस पिच और इस कंडीशन को देखते हुए, क्योंकि आज देखा होगा ये पिच अभी जितनी टेस्ट सीरीज हुए हैं, जितने भी मुकाबले हुए अलग अलग ग्राउंड में 4 मुकाबले, उन सबसे अच्छी पिच ये नज़र आई है जहाँ पर गेंदबाजों को भी एडवांटेज मिलता है। पहले दिन टीम इंडिया की बल्लेबाजी पूरी तरह से बिखर गई थी, लेकिन यहाँ से बहुत राह मुश्किल है। टीम इंडिया मुकाबला जीतेगी हारेगी ये देखना दिलचस्प होगा, लेकिन टीम सिलेक्शन को लेकर आपको सोचना पड़ेगा। आप जो साई सुदर्शन को खिलाया आपने नंबर 3 पर, करुण नायर को भी आप नंबर 3 पर खिलाया, नंबर 5 पर भी खिलाया, लेकिन आपको ये सोचना पड़ेगा कि नंबर 3 ऐसा नहीं हो सकता जो एक पारी में रन बनाए उसके बाद रन ही ना बनाए, क्योंकि नंबर 3 बहुत अहम पोजीशन होती है। आप एक प्लेयर को इतना पसंद कर लेते हो कि आप उसको खिलाए जा रहे हो, जबकि आपके पास और भी ऐसे बल्लेबाज हैं जिसको मौका ही नहीं मिलता है। डोमेस्टिक क्रिकेट में घिसता रहता है लेकिन मौका नहीं मिलता है। आप अपनी पसंद और नापसंद से टीम का चुनाव करते हो, प्लेइंग 11 चुनते हो। उन प्लेयरों की आपको शक्ल पसंद नहीं आती क्या? गौतम गंभीर क्या अभिमन्यु सरन नहीं दिख रहे हैं? अभिमन्यु सरन की कोई बात ही नहीं करता यार। डोमेस्टिक क्रिकेट में उसने 10,000 रन बनाए, उसको एक भी मौका नहीं मिला। साई सुदर्शन IPL के परफॉर्मेंस के दम से यहाँ पर मुकाबला खेल गया, लेकिन क्या है, साई सुदर्शन के पास है क्या रिपोर्ट कार्ड में दिखाने के लिए? 3 मैच तो खेले हैं साई सुदर्शन ने, 161, वो भी लड़ते हुए गिरते पड़ते उसने रन बनाए थे, उसमें भी कोई कॉन्फिडेंस नज़र नहीं आया था। वहीं करुण नायर के पास भी क्या है, करुण नायर ने 4 मुकाबले खेले हैं, एक पारी में 50 रन है उसके, 56 रन, उसके अलावा कुछ बड़ी पारी नहीं खेले हैं। और आपने ऐसे प्लेयर को बाहर रखा है जिसने प्रदर्शन करके आए, जिसने सेंचुरी भी बनाई है, उसको आपने बाहर किया। श्रेयस अय्यर जैसे बल्लेबाज को आपने बाहर रखा है,
उस माइंडसेट के प्लेयर को आपने बाहर रखा है। गौतम गंभीर से पूरे सवाल पूछे जाएंगे, गौतम गंभीर की पूरी जिम्मेदारी बनती है अगर टीम इंडिया या टेस्ट सीरीज हारती है। लेकिन अभी हम ऐसा नहीं सोचेंगे, यही सोचेंगे कि टीम इंडिया 5वें दिन आकर गेम चुटकियों में ख़त्म करे। आप आते ही जेमी स्मिथ का विकेट उड़ाओ, उसके बाद आप नई गेंद लो, उसके बाद 2 विकेट और लो, आप मुकाबला जीत जाओगे। लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अब ये सोचना पड़ेगा कि हमने सीरीज में गलतियाँ क्या की थी, क्योंकि इंडिया के पास सुनहरा मौका था, क्योंकि आपने लड़ा था, आपने दिखाया था कि आप यह सीरीज़ जीत सकते थे। आपने छोटी छोटी गलतियां की, आपने सीज़न हारे, जहां क्रंच मोमेंट आया आप हार गए, और वहीं क्रंच मोमेंट पे इंग्लैंड ने अपना ग्रैब कर लिया और इसीलिए इंग्लैंड सीरीज पर आगे है। पहला मुकाबला भी आप जीत सकते थे, लेकिन आपकी इतनी ख़राब फील्डिंग थी, आपने 9 कैच ड्रॉप किए, आप लीड्स भी जीत सकते थे। एजबेस्टन तो जीता ही, आप लॉर्ड्स भी जीत सकते थे। अब लॉर्ड्स में सिर्फ टीम इंडिया 22 रनों से हारी थी। आपके बल्लेबाजों ने वहाँ पर जिम्मेदारी नहीं ली थी, आपके बल्लेबाजों में पता नहीं क्या घबराहट थी। अगर इंग्लैंड होती ना, वो 20-30 ओवर में ही 192 रन चेज कर देती। आपसे लॉर्ड्स में 193 रन चेज नहीं हुए थे, 193 रन इंडिया चेज नहीं कर पाई थी। अब देख लो कैसे अटैकिंग बल्लेबाजी कर रहे हैं, उनको विकेट का डर नहीं है, उस माइंडसेट का बस खेल है। 371 रन हलवा जैसे चेज करने आई थी इंग्लैंड की टीम, हलवा जैसे चेज करने आई थी, फटाफट रन बना रहे थे। लेकिन आप में क्या डर रहता है, आप अपनी जगह बचाने के चक्कर में टीम इंडिया ऐसे बल्लेबाजी करे, टीम इंडिया के प्लेयर ऐसे बल्लेबाजी करते हैं। लेकिन इंग्लैंड में वो खौफ नहीं है, इंग्लैंड आता है जीतने के लिए आता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि यहाँ से टीम इंडिया मुकाबला जीतती है या फिर नहीं जीतती, क्योंकि कोई करिश्मा, कोई चमत्कार ही टीम इंडिया के यहाँ से मुकाबला जिता सकता है। नहीं तो आपकी बस की बात नहीं लग रही है। हाँ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाए, करिश्मा हो जाए आपके साथ, आप पर माता आ जाए तो बात अलग है, तब टीम इंडिया मुकाबला जीतेगी। लेकिन कुछ लोग कहते हैं ना कि इंडिया मुकाबला जीतेगी, लेकिन अगर आप रियलिस्टिक सोचो, आप खुद सोचो, तुम खुद सोचो जो देख रहे हो मुझे, तुम खुद सोचो। 35 रन चाहिए इंग्लैंड को, 4 विकेट बचे हैं। जेमी स्मिथ प्रॉपर बल्लेबाज है, जेमी ओवर्टन अच्छी बल्लेबाजी कर लेता है, उसके बाद कैस हकिंस, उसके नाम शतक भी है लॉर्ड्स में, दोनों अच्छी बल्लेबाजी कर लेते हैं। क्या 35 रन चेज नहीं कर पाएंगे? यहाँ पर अगर मार्जिन दिया जाए 99% यहाँ पर पूरा चांसेस इंग्लैंड यह मुकाबला जीते और 1% सिर्फ चांस है इंडिया का। हाँ, कोई करिश्मा, कोई कुदरत का निज़ाम नज़र आ जाए कि यहाँ पर टीम इंडिया मुकाबला जीते, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि आखिर होता क्या है। डे 5 में अगर टीम इंडिया मुकाबला जीतती है तो मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। अगर इंडिया हारती है तो क्या क्या कमियां रहीं, कौन कौन से प्लेयर जिम्मेदार हैं, उसके बारे में आपको एक एक प्लेयर के बारे में डिटेल से जानकारी मिलेगी। इसीलिए आपको वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताएं कि टीम इंडिया यह मुकाबला जीत रही है कि इंग्लैंड यह मुकाबला जीत रही है। जय श्री राम।